हाँ बेटा, 2 दिन क्लास क्यों नहीं लगी, जैसा कि आपको पता है, मतलब आपने पूरी क्लास मेरी देखी नहीं थी। लास्ट क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि मैं थोड़ा बाहर रहूँगा, तो क्लास नहीं हो पाएगी। आपने शायद सुना नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्लास इसलिए नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी। शादियों में बिजी था थोड़ा सा। और अनुज बेटा, इकोनॉमिक्स का पेपर ज़रूर होगा, बट जैसा कि तुमको पता है, हेलो ऋतिक, कि क्लास जो है अभी थोड़ा अकाउंट्स की ही चलेगी, अकाउंट्स एंड बिजनेस। इकोनॉमिक्स का जो है वो मैं क्लासेस लूँगा, बट एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मैं अकेला बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकूँ। तो अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ ही चलेगा हमारे चैनल पे, 12th एंड 11th रेगुलर लाइव, ठीक है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स का, देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिनमें बच्चों को डाउट होंगे, ठीक है। हेलो, हाय ऋतिक, दीप, हेलो एवरीवन। चलिए, तो भाई आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास 11th, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि इसका नाम ही है, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो बहुत सारी थियरी ही थियरी होने वाली है इस चैप्टर में। और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंचेंगे, जहां पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल में आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग ना हाँ बिल्कुल दीप, अब रेगुलर रहेगी क्लास, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ऑडियंस बढ़नी चाहिए यार, जैसे जैसे दिन हो रहे हैं, जैसे 2 दिन मैं नहीं आया, तो 2 दिन के बाद जब मैं आऊँ तो मुझे लगे कि हाँ ऑडियंस आज इंक्रीज हुई है ना। तो ऑडियंस बढ़े, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करिए चैनल, ठीक है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सारी क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर इस चैनल पर सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए लेट्स बिगिन। हम लोग सबसे पहले अगर थियरी बेस ऑफ अकाउंट या थियरी बेस जो हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग, इसकी अगर बात करें तो देखो, अगर एक स्टूडेंट को कहा जाए कि भाई अकाउंटिंग करनी है, तो वो पूछेगा सर किस तरह की अकाउंटिंग करूं। हिसाब तो ऐसे भी रखा जा सकता है ना, कि सपोज करो कि राम को पैसे देने हैं, राम से पैसे लेने हैं, तो वो आप नॉर्मल सेंस में, जैसे जिनको अकाउंटिंग नहीं आती थी वो भी तो अकाउंटिंग करते थे। तो इस अकाउंटिंग का जो आधार है, जो बेस है, उसको एक पूरे वर्ल्ड वाइड, या हम कह सकते हैं सभी जगह एक जैसा हो, इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल, अजम्पशन या कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस को फॉलो किया है, जिनके बेसिस पर हमने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम 2 ही चीजें पढ़ेंगे, वही हमारे जो थ्योरी बेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएफआरएस की। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम अकाउंट्स किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अकाउंटिंग इज नॉट मियरली अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जिनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि GAAP ये भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस हैं एंड कन्वेंशंस, दीज फंडामेंटल गाइडलाइंस फ्रॉम द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे किसमें, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, ये हमको क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरीके से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन कंसिस्टेंट विद द रिलायबल मैनर, ठीक है, ताकि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो यूजफुल हो लोगों को, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे थे, उनके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल के दे, ठीक है। इट इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसा नहीं कि हर जिसको जो मन में आया वो उस तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, सब एक तरीके से अकाउंटिंग करें। एंड कंपैरेबिलिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो, कंपैरेबिलिटी यानी कि तुलनात्मकता संभव हो इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय दी डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगी, लेकिन कुछ तो उनमें ऐसी यूनिफॉर्मिटी या कंपैरेबिलिटी हो ताकि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके। अगर आपसे कहा जाए कि भैया टाटा और, ठीक है, एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों के अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, दोनों का कोई वास्ता ही नहीं एक दूसरे से, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, थियरीज या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसे फॉलो करते हैं, तो इनको काफी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। तब कहा जा सकता है टाटा का प्रॉफिट कम है रिलायंस के कंपेयर में, या रिलायंस का प्रॉफिट कम है टाटा के कंपेयर में। ये तभी संभव है जब दोनों बड़ी कंपनियां सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके अकाउंटिंग करें।
ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जो अभी पूरे चैप्टर का नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग? इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड assumptions that serve as the foundation for the preparing and presenting the accounting information। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो इस चैप्टर में हमको दो पार्ट में पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आईएफआरएस जो है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दी बेसिक रूल्स। क्या है ये? बेसिक रूल्स हैं। जैसे किसी कंट्री में अगर आपको कहा जाए, जैसे अगर हम इंडिया में कहेंगे कि भाई आपको रोड पे गाड़ी चलानी है तो कौन सी साइड चलाओगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, वहीं आप अमेरिका में जाओगे तो कौन सी साइड गाड़ी चलाओगे। तो कुछ रूल होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अगर इंडिया में चला तो उसी साइड में आप अमेरिका में चलाओगे तो शायद चालान बन जाएगा, वहां का रूल अलग होगा। तो ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक रूल्स, कॉन्सेप्ट्स हैं एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न दी रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये बताया जाएगा। दे इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ यूनिफॉर्म, अगेन वही चीज, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट एंड रिलायबल मैनर में रिकॉर्ड हो सके। इसकी डेफिनेशन है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, अगर आपने जिस तरीके से इंडिया में आईसीआई सुना होगा, वैसे ही अमेरिका का जो सीपीए है वो भी एक रिनाउंड बॉडी है, जो वर्ल्ड वाइड जहां से सीपीए बन के निकलते हैं। वो सीए से भी हम कह सकते हैं एक लेवल ऊपर की बात कर लो आप। इंडिया में सीए जिस तरीके से फेमस है, अमेरिका में सीपीए सबसे ज्यादा फेमस है। तो सीपीए की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर दी जनरल लॉ। ठीक है, कैसी? ये जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। स्पेसिफिक गाइडलाइन की जब बात आएगी तो वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दे आर द जनरल गाइडलाइंस और रूल्स अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शंस, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ठीक है, जो एक अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है, जो काम करता है, वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो दीज आर दी जनरल गाइडलाइन, इनके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे नॉर्मली वो भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ठीक है, खैर इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दे आर रूल बेस्ड, बट नॉर्मली जो आईएफआरएस होते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर बेसिक, अगेन ये वर्ड आ रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, दे आर बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, दे आर बेसिक गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग। बेसिक है, स्पेसिफिक नहीं है। अकाउंटिंग करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे सारी अकाउंटिंग हो जाएगी। इनके ऊपर बेस्ड होकर हमने बहुत सारे रूल बनाए होंगे, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे, जिनको यूज करके हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। दे इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये हमने पहले ही देख लिया था, सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, इसलिए सब लोग एक जैसी गाड़ी चलाएं रोड पे, इसलिए क्या होते हैं, वहां के कुछ रूल होते हैं। वैसे ही अगर इंडिया में सबको एक जैसी अकाउंटिंग करनी है, वर्ल्ड वाइड एक जैसी अकाउंटिंग करनी है, तो हमको क्या होना चाहिए? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दे प्रोवाइड द कंसिस्टेंसी इन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंसिस्टेंसी, एक रूपता या हम कह सकते हैं सततता प्रदान करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। दे आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल होते हैं वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं, स्पेसिफिकली तो हर जगह का अलग अलग होगा। दे इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनके बेसिस पर क्या है? दे इंप्रूव द रिलायबिलिटी। आपने पढ़ा होगा 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि वो रिलायबल होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। तो उसके दे इंप्रूव द रिलायबिलिटी, भरोसा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करोगे अकाउंटिंग में, तो रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका क्या हो जाएगा? फीचर्स। आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या जरूरत थी? ठीक है, क्या जरूरत थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? हेलो, हाय एवरीवन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग दी सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है अगर वो फॉलो करे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूनिफॉर्मली। सारी कंपनियां, सारे ऑर्गेनाइजेशंस अगर यूनिफॉर्म तरीके से सभी एक रूपता लेकर, या हम कह सकते हैं सब लोग एक साथ मिलकर अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं सेम मैनर में, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा तुलनात्मक यानी कंपैरेबल हो सकती है। इट मींस द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटीज इन preparing their final accounts. Accounting information is meaningful and useful. Accounting information कैसी होगी? Meaningful and useful for the users of accounting information. Users आपको मैं बता चुका हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ये आपको पिछले हमारे लाइव क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके
आप देख सकते हो। और इसके बाद ही देखो सीक्वेंस में देखने का यही फायदा है। अगर आपने पिछले हमारी 3 लाइव क्लास को मिस कर दिया तो वो जरूर देख लेना, जिसमें एक फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, दूसरा हमारा अकाउंटिंग टर्म्स है जिसमें 2 लेक्चर्स मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा तो accounting informations and the accounting records and financial statements are prepared following the generally accepted accounting informations in the and in standard forms which are understood, ठीक है। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में सबसे मेन पार्ट होने वाला है कि कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में, assumption और कॉन्सेप्ट्स, एंड सेकंड इज प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions or concepts are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual account। ये मान लिया जाता है कि इनको आपने यूज किया ही होगा या आपने इन चीजों को या ये हमारे जो assumptions और concepts को दरकिनार रखे आप अकाउंटिंग नहीं की होगी आपने या नहीं कर सकते। The entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन फंडामेंटल assumption और कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करता है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा which of these assumptions have not been followed and the reason, आपने क्यों नहीं यूज की और क्या कारण है, ठीक है, for not following them। The fundamental accounting assumptions are कौन कौन सी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी assumption एंड accrual assumptions। These are the assumptions जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये assumptions यूज करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करती है बेटा तो उनको कारण बताना पड़ेगा कि आपने क्यों यूज नहीं किया, ठीक है, इन assumptions को क्यों यूज नहीं किया। चलिए वन बाय वन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है, चलिए तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन पेपर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें होती हैं जो इसमें नहीं होती हैं, मैं उनको ऑरली बोलता हूं या साथ में लिखवाता हूं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सारे नोट्स आपको आफ्टर द लेक्चर इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां पे डाउनलोड लिखा है अभी तक, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप ड्राइव लिंक पे से ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स दैट द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम। आपने अगर ये एंटिटी, मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में आपको एंटिटी वर्ड पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एंटिटी का मतलब क्या है। एंटिटी मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम द proprietor and thus the transactions of the business only are to be recorded in the books of the business। यानी आप देख सकते हो अगर ये बिजनेस का ओनर है और ये बिजनेस है तो बिजनेस में कौन से ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होंगे, जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड करना है, और जो ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। आपको ये मानना है कि बिजनेस की अकाउंटिंग की जा रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग की जा रही है, ना कि प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग की जा रही है। इसीलिए बिजनेसमैन जब इसमें पैसा लगाता है तो उसे बिजनेस क्या ट्रीट करता है, एक लायबिलिटी ट्रीट करता है, ठीक है, और जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी या इक्विटी भी बोलते हैं जिसको। तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। पहला हमारा बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस सेपरेट है, किससे, मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, बोथ आर डिफरेंट। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड होंगे। एंड लास्ट, इंश्योर क्लियर अकाउंटिंग एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का यही उद्देश्य है। कौन से कॉन्सेप्ट का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। मालिक और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन से, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जबकि ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर कुछ है एक दो तो वो भी सेपरेटली रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल, और बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड होंगे। ओनर की अकाउंटिंग नहीं होगी, बिजनेस की अकाउंटिंग होगी, बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग होगी। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी यूनिट के फॉर्म में है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हमने 10 चेयर्स खरीदी है, तो उनका अकाउंटिंग में कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये ना बता दिया जाए, जब तक ये डिस्क्लोज ना कर दिया जाए कि भाई साहब इस 10 चेयर की कीमत क्या है, तब तक आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी measurement state that only those transactions and happenings in the organizations which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. Also the records of the transactions are to be kept not in the physical units, not in the physical units but in the monetary units। जैसे मैंने बोला 10 चेयर्स हैं, 10 आपने कोई भी यूनिट्स खरीदी, उनका जब तक मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगा हमारे पास,
you cannot record in the books of account. Okay, so only those transactions which can be expressed in money are recorded. ठीक है, values are recorded in monetary terms, ensure the uniformity and comparability in accounting. ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं इस कॉन्सेप्ट के. अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे तो आप फिजिकल यूनिट्स को रिकॉर्ड करोगे, जबकि फिजिकल यूनिट्स को रिकॉर्ड करना संभव ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स की बात करता है. जब तक वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगा आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इसीलिए कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करने के बाद ही उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन. गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग मतलब चलते रहना. ठीक है, ये अज्यूम करके चला जाता है कि हमारा बिजनेस इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा भविष्य में. ये सोच के आप किसी भी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो. जैसे हम मशीनरी लेकर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, आप एक मशीनरी लेकर आते हो, उस मशीनरी की कॉस्ट क्या एक साल में रिकवर हो जाएगी? क्या बिजनेस उसे एक साल में यूज कर लेगा? नहीं यूज करेगा. लेकिन क्या वो इन्फिनाइट चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी. सीधी सी बात है, कोई भी हम एसेट्स लाते हैं, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद आपके घर में कोई टीवी आया होगा, आपके घर में कोई बाइक, कार या फिर कोई मशीनरी आई होगी, क्या वो इन्फिनाइट टाइम तक चलती रहेगी? नहीं. एक यूजफुल उसकी लाइफ होती है. उस लाइफ को हम एक सर्टेन लाइफ मानकर उसकी कॉस्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तोड़ देते हैं. ना तो ये सोचते हैं कि इन्फिनाइट टाइम तक चलती रहेगी, ना हम ये सोचते हैं कि एक साल के अंदर. हमको वो पता है कि कितने टाइम तक चलेगी. जैसे हम उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ से जब डिवाइड करते हैं तो एक साल का क्या आ जाता है? 1 ईयर की वैल्यू आ जाती है, या एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या कॉस्ट आ जाती है. 1 ईयर का वैल्यू, एक्सपेंसेस. और वो हमारे लिए क्या होता है? जब हम किसी चीज का जब बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमारे लिए काफी मददगार होती है. तो ये assumption यही बोलता है कि the concept is going concern assume that the business firms would continue to the carry out its operation indefinitely. ठीक है, हमें खुद नहीं पता कब तक चलेगा, for a fairly long period of time and would not be liquidated in the near future. इसी बेसिस पर हम जो है नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपने कोई अगर एसेट्स 50 लाख की खरीदी और वो 10 साल चलेगी तो एक साल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर. ठीक है, एक साल का खर्चा है. इस एक साल के खर्चे को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन. तो ये बहुत हद तक हमारे लिए मददगार होता है किस काम में? जब हम किसी चीज की कॉस्ट निकाल रहे होते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. बिजनेस लंबे समय तक चलेगा. दूसरी चीज, दिस assumption is valid only for the normal duration of the business and business is expected to continue its operation in the foreseeable future. ठीक है, भविष्य में एक हम कह सकते हैं जहां तक हम नहीं देख सकते या हमने जहां तक सोचा नहीं है, हमको नहीं पता कि कितने टाइम तक या लंबे समय तक चलेगा. ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द बिजनेस इज नॉट लिक्विडेटेड और शट डाउन. हम जितनी भी बिजनेस और एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं इसी बेसिस पे करते हैं कि बिजनेस नियर फ्यूचर, नियरली बहुत जल्दी लिक्विडेट तो नहीं होगा. उसी बेसिस पे हम एसेट्स की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. ठीक है, एंड रिलायंस कैन बी प्लेस ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये कुछ आपकी इमेजेस जो है वो आपको मदद करेंगी समझने में कॉन्सेप्ट्स को. कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी क्या कहता है भाई? जो चीजें, जो पॉलिसी, जो नियम आप अपने बिजनेस में लागू करते हो उनको कंसिस्टेंटली लागू करिए. हाँ ऋतिक, अजम्पशन मतलब मान्यताएं होती हैं. ठीक है, अजम्पशन मतलब मान्यताएं होती हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वही अजम्पशंस, वही कॉन्सेप्ट्स, या हम जिनको बोल सकते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. मान्यताएं, अकाउंटिंग किन मान्यताओं पर आधारित है वो उन मान्यताओं को हम यहां पर देख रहे हैं. कंसिस्टेंसी अजम्पशन. कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? अब मैं इसी अजम्पशन का मतलब मान्यताएं. ये मान्यता क्या कहती है कि आप अगर किसी रूल को, किसी नियम को, किसी पॉलिसी को ऑप्ट करते हो तो बार बार उसे चेंज मत करना. ठीक है, इसको एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं. आपने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा. ठीक है, एक दिन आपने सुबह ये रूल बनाया, आपने कहा कि ये तो एक पुराना अजम्पशन है कि जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, उससे अच्छा चीज़ों को लर्न करने में आसानी होती है. आपने कोशिश की, आप पहले दिन जागे, लेकिन इसकी वजह से आप जागने से पहले आप सो नहीं पाए ठीक से, क्योंकि पहला दिन था. जैसे तैसे आप जागे, फिर पता ऐसा हुआ कि आपको दिन में पूरे दिन नींद आई, फिर रात को आप नहीं सो पाए. जैसे तैसे करके आपने 1-2 दिन ट्राई किया, फिर आपने कहा यार सुबह उठ के तो पढ़ाई होती नहीं है, एक काम करते हैं रात को लेट नाइट पढ़ते हैं. तब तक आपने कुछ दिन रात का नियम फॉलो किया, फिर भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए.
फिर आपने क्या किया, फिर वही सुबह का, फिर कभी शाम का। इससे क्या हो रहा है, आप किसी प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं होंगे। किसी भी चीज़ को बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपको कुछ दिन तक, कुछ समय तक आपको उसको रेगुलरली एक यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो करना होता है। डॉक्टर भी कहते हैं किसी दवाई का रिजल्ट मिलने में आपको 30 दिन लग सकते हैं, ठीक है? मल्टीविटामिन्स अगर आप खाते हो तो उनका फ़ायदा मिलने में आपको 30 दिन लग सकते हैं, और आप सोचते हो 4 दिन मल्टीविटामिन्स खाएँगे उनका बेनिफिट दिखने लग जाएगा, उनका असर दिखने लग जाएगा, शायद ऐसा नहीं होगा। तो ये यही कहता है कंसिस्टेंसी, कि दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस should not change or must remain unchanged over a period of several years। अगर आपको एक बिजनेस के प्रॉफिट को, लॉस को एक एक नापना है तो आपको कुछ साल तक एक जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। हर साल चेंज करोगे तो रिजल्ट्स आपको कंपैरेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है? जैसे ईयर 2023-24 था, कंसिस्टेंसी हमने क्या फॉलो की, 2024-25 में भी वही नियम फॉलो किए, सेम प्रिंसिपल्स, सेम मेथड्स एंड सेम प्रोसीजर्स फॉलो करना है। ये कौन सा प्रिंसिपल अजम्पशन कहता है, कौन सी मान्यता कहती है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है। होप सो कि जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ओके ऋतिक, ठीक है। तो इन्हीं अजम्पशंस, मान्यताओं को हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस दीपाली, व्हाट्स योर डाउट? हेलो, हाय राकेश। अपने डाउट्स आप क्लास में रख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में ही सही मैं आपकी चैट्स देख लेता हूं। एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्रूअल मतलब होती है उपार्जन या उपार्जित मान्यता। उपार्जित का मतलब ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी चीज को एक्रू बेसिस पे लिखना है, ना कि या एक्रू का मतलब एक्रू और ड्यू बेसिस पे लिखना है, ना कि पेमेंट बेसिस पे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा 31 मार्च को बहुत सारा रेंट, बहुत सारा सैलरी या कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ड्यू हो जाते हैं लेकिन हम पे नहीं करते, ठीक है? तो पेमेंट कब होती है? आपने सुना होगा ड्यू एक होता है पेमेंट, ठीक है? ड्यू का मतलब हो गया, जैसे जैसे मैंने आपको बोला 31 मार्च को ड्यू हो गया खर्चा आपका, 31 मार्च 2026 को ड्यू हो गया, बट आपने पेमेंट किया 10 अप्रैल को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखोगे आप? ड्यू बेसिस पर या पेमेंट बेसिस पर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको लिखना है ड्यू बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर। तो ये क्या कहता है? द एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन recognitions of both cash and credit transaction. In case of cash transaction, owner security is instantly affected as cash either is received or paid. In credit transaction, however, a mere obligations towards or by the business is created. ठीक है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? बाद में हम पेमेंट करते हैं या बाद में पेमेंट रिसीव होगी, लेकिन आपको फॉलो करना है एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन ये कहता है कि आपको कैश ट्रांजैक्शन तो इंस्टेंट हो जाते हैं, बट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी ड्यू बेसिस या एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करना है। व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट, व्हिच इज जनरली द केस, revenues are not the same as cash receipts and expenses are not same as cash paid during the period. Today's accounting system based on accrual concepts are called as accrual system. एक्रूअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम भी इसको बोलते हैं ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि खर्चों को, रेवेन्यूज को एक्रूअल बेसिस पर, जब राइट टू रिसीव या ड्यू हो जाए एक्सपेंसेस, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेना चाहिए। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन अर्न्ड, ठीक है? अर्न कर लिया ना आपने, आपने किसी को सर्विस दे दी 31 मार्च को, उसने पेमेंट नहीं किया, तो आपका रेवेन्यू अर्न हो चुका है, आप लिखोगे उसको। नॉट व्हेन कैश रिसीव, तो हमको रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर लेना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? जिस दिन हमने उसको अर्न कर लिया है, ठीक है? दूसरा, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड या ड्यू कह सकते हैं, ठीक है? नॉट व्हेन कैश इज पेड, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट्स को एक्रूअल अजम्पशन या उपार्जन पद्धति कहते हैं या मान्यता कहते हैं, ठीक है? फोकस ऑन द ट्रांजैक्शन नॉट ऑन कैश फॉलोज, ठीक है? प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अंडर दिस अजम्पशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन दे अकर, ठीक है? जब वो अकर हो जाएंगे बिजनेस अकाउंट में तब रिकॉर्ड किए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट और ऑफ कैश, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि सर्विस आप प्रोवाइड कर चुके हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है? अब आपने सर्विस प्रोवाइड कर ली बट पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको अपनी इनकम मानोगे? यस मानोगे, ठीक है? अगर सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है तो मानोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फाइनेंशियल डेटा जो दिखेगा वो गलत दिखेगा। इसको और ज्यादा डिटेल में जब मैं आपको एक्रूअल और कैश बेसिस समझाऊंगा
तब और ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में आप ये समझ लो, ये अजम्पशन ये कहता है कि किसी भी इनकम को अगर आपने अर्न कर लिया है तो रिकॉर्ड करो, किसी भी खर्चे को अगर आपने इनकर्ड कर दिया है तो रिकॉर्ड करो, रिगार्डलेस की पेमेंट कब होगी। ठीक है, पैसा कब मिलेगा। अगर आपने इनकम अर्न कर लिया तो पैसा मिलेगा, और खर्चा हो गया तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपने पैसा दिया नहीं है या इनकम आपको मिली नहीं है, तब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखोगे। ये कहता है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। ठीक है, होप सो कि यहां पर आपके सभी अजम्पशन और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अभी हमने अजम्पशंस देखी, मान्यताएं, ठीक है, पोस्टुलेट्स, मान्यताएं जिनको हम कह सकते हैं, अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स देखे। अब हम प्रिंसिपल्स, सिद्धांत देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशनल रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट डिक्टेट हाउ बिजनेस मस्ट रिकॉर्ड्स, एनालाइज एंड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दे इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूनिफॉर्म, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट, making it possible for the investors and stakeholders to evaluate a company's financial health and compare the against other। ठीक है, कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, सो दैट वो फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकें और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिसीजन ले सकें। तो यहां पर कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स है, वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल है, ठीक है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या अजम्पशंस, ये कॉन्सेप्ट सारी। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसा कि इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हो, अगर आप किसी चीज को सपोज करिए जैसे 2 + 5 + 6 कितना हो गया 13, आप डायरेक्ट 13 किसी जगह पे 13 लाख लिख रहे हो, तो आपको बताना है भैया कि ये 13 लाख कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, इसका टोटल, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो जो फ्रंट में दिख रहे होते हैं, फ्रंट के साथ साथ आपको ये भी दिखाना है इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, उसका प्रूफ या एविडेंस या हर चीज को डिटेल डिस्कशन करना है आपको या मेंशन करना है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, जो सिग्निफिकेंट है मस्ट बी डिस्क्लोज, अकाउंटिंग डेटा should properly be clarified, ठीक है, summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting their financial statements which are useful for the users of accounting information. Particularly this principle emphasizes on the materiality, objectivity and consistency of the accounting data which should be disclosed, the true and fair view of the statements of affair of the firm। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म होते हैं वो ट्रू एंड फेयर हों, ठीक है, उन पे भरोसा करा जा सके, तभी जब वो डिटेल में होंगे, जब डिस्क्लोज करेंगे एवरी फैक्ट जो रिक्वायर्ड होता है एक इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, कोई लोन लिया है तो कहां से लिया है, किस रेट पे लिया है, ठीक है, किसी को अगर एडवांस दिया है तो क्या कंडीशंस है, हर चीज को आपको डिस्क्लोज करना है, जिससे एक इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है आपकी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा या बुरा सोच सकता है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, जो हम आगे मटेरियलिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्ड ट्रस्ट, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज हेल्प, यूजर को हेल्प मिलती है, नो विद होल्डिंग्स, नो मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी सप्रेस्ड और कंसील्ड। ये चीज कॉन्फिडेंस सभी आएगा जब आप इस फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स को सच में फुल्ली यूटिलाइज करोगे या फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। रेवेन्यू रियलाइजेशन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी रेवेन्यू को कब लेकर आना है, जब वो रियलाइज हो चुका है, ठीक है, रिकॉग्नाइज हो चुका है, इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज स्पीक अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इनटू द अकाउंट ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड, दैट इज आइदर कैश इज रिसीव्ड और लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कई बार ऐसा होता है, एक यहां पर एग्जाम्पल समझना, एक बार यहां पर तुम हो और यहां पर एक शॉप है, ठीक है, तुम शॉप वाले के पास गए कि भैया मुझे 2 टूथपेस्ट दे दो, तो उन्होंने बोला किस ब्रांड का चाहिए। आपने कहा भैया ये तो मुझे नहीं पता, बस मम्मी ने बोला टूथपेस्ट लेकर आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको एक ब्रांड ए और ब्रांड बी दे दिया गया। बोले बेटा एक काम करो, दोनों ले जाओ, मम्मा को जो पसंद हो वो रख लेना और बाकी एक वापस कर जाना।
बंदा दोनों लेकर घर आया, यानी कि तुम अपने घर लेकर आए, क्या सेलर इसको सेल मान लेगा दोनों को? क्या अभी रेवेन्यू रियलाइज हुआ है? क्या अभी आइडेंटिफाई हुआ, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? अभी तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी को कौन सा पसंद आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ब्रांड का टूथपेस्ट वो रखने वाली है और कौन सा वापस करने वाली, कंफर्म नहीं है। तो ना तो यहां पर कैश रिसीव हुआ है, आपने कहा ठीक है मैं दिखा के लाता हूं फिर पैसे दे जाता हूं, पहचान वाला है, तो इन दैट केस ना तो रेवेन्यू कैश रिसीव हुआ है, ना ही लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, तब तक इस रेवेन्यू को रियलाइज नहीं किया जा सकता। अब आपने ब्रांड बी को रख लिया और ए को वापस कर दिया, तो बी का रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है। हो सकता है आपने ए को वापस कर दिया, ठीक है, और बी को आपने घर लेकर आ गए, और सेलर ने हो सकता है आपका परमानेंट अकाउंट है उसने भी अपने यहां पर लिख लिया कि भैया हाँ ठीक है बी की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब भले पैसा ना भी मिला हो तो भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता है। लेकिन अगर रेवेन्यू रियलाइज ही नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, जब तक ये दो चीजें ना हो, या तो कैश रिसीव हो जाना चाहिए या लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना चाहिए, जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू यानी कि सेल को सेल या रेवेन्यू नहीं दिखाओगे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड, ठीक है, जब उसे अर्न कर लिया जाए, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कैश रिसीव हो गया लेकिन आपने रेवेन्यू अर्न ही नहीं किया, अब ये सर्विस में होता है, सर्विस में समझते हैं। ऐसा होता है कि सपोज करिए मैंने एक बंदे को बोला कि मैं बेटा तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट फीस एडवांस में लूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा बट फीस एडवांस में लूंगा। उसने कहा ठीक है सर ये लो फीस एडवांस, मुझे पढ़ा दो। क्या मैं इसको अपना रेवेन्यू मानूं बुक्स ऑफ अकाउंट में? ये मेरा रेवेन्यू है या नहीं? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या ये मेरा रेवेन्यू है या नहीं है? मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मुझे फीस एडवांस में चाहिए, तो क्या ये मेरा रेवेन्यू होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं देता, जब तक कि फीस अर्न नहीं हो जाती, ठीक है, क्योंकि तब तक वो मेरी लाइबिलिटी होगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि मैं तुमको डे बेसिस पे पढ़ा दूंगा 500 पर डे, ठीक है, 500 पर डे पढ़ा दूंगा और मैं 20 दिन में तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूंगा, मैंने तुमसे 10,000 रुपए एडवांस में ले लिया। अब इसके टुकड़े कर लो आप कि 10 दिन की फीस है या 20 दिन की फीस है। 20 दिन की फीस है, मैंने तुमको एक दिन पढ़ाया, वन डे या डे वन, तो भाई मेरा 500 रुपए रेवेन्यू मेरा अर्न मान लिया जाएगा, 9,500 मेरी लाइबिलिटी होगी। तो गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड अर्न होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, देन कैश रिसीव होगा। ठीक है, नॉर्मली ये होता है, और जिस दिन आप रेवेन्यू को अर्न कर लेते हो उस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता, अर्न नहीं हो जाता, तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करो, रेवेन्यू अर्न करो, फिर रिसीव होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कैश रिसीव कर लिया पहले और सर्विसेज बाद में दोगे, तो वो आपका लाइबिलिटी है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है। ये चीज बोलता है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसीलिए आपको दो चीजें अगर आपने कभी सुनी हो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सुना होगा, ठीक है, एडवांस इनकम के बारे में सुना होगा, ठीक है, सुना है कि नहीं, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट इसी कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट की वजह से जनरेट होते हैं। एडवांस इनकम इज योर लाइबिलिटी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आल्सो योर लाइबिलिटी, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होती हैं और एक्रूड इनकम एसेट्स होती हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है इसको कि अगर आपने एडवांस में इनकम ले ली है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, वो इनकम है ही नहीं। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, वो आपने अभी खर्चा पे किया ही नहीं है। खैर ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम को हम रियलाइज कर चुके होते हैं, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसे इनकम मानते हैं, बट एडवांस इनकम हमारी इनकम होती नहीं है, इनकम से माइनस हो जाती है। ठीक है, अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आप जो रेवेन्यू अर्न करते हो, यानी आप जो सेल करते हो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो जो रेवेन्यू अर्न करते हो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चे किए हैं उन्हीं खर्चों को उस रेवेन्यू में से चार्ज करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने तुमसे कहा कि सपोज करो कि मैं ट्यूशन सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है, ट्यूशन सर्विसेज दी और उससे मेरी जो अर्निंग हुई, मैंने कितना अर्न किया, सपोज करिए 5,000, ये मेरी अर्निंग है। अब इसमें से मुझे अपने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा मैं? ठीक है, अगर ये मेरी रेवेन्यू है तो इसमें से मैं वो एक्सपेंसेस माइनस करूंगा जो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करना कंपलसरी है या करना जरूरी है। अननेसेसरी ऐसी चीजें जो इस रेवेन्यू से मतलब ही नहीं रखती। मैं आपको पढ़ाने के लिए जाता हूं,
मेरी बाइक में फ्यूल डलाता हूँ और वो फ्यूल जो है इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो मेरा खर्चा जरूरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको पढ़ाने जाता हूँ, पढ़ाने जाने के लिए कोई ऐसा खर्चा शौक के थ्रू मूवी देख ली, तो क्या बताइए कि पढ़ाने के लिए ट्यूशन सर्विसेज के लिए मूवी देखना जरूरी है? नहीं, वो इस रेवेन्यू को से मैच नहीं करता। तो ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो खर्चा जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जरूरी है, उस खर्चे को रेवेन्यू में से माइनस करना है, ना कि हर खर्चे को। तो इट इज रेफर्ड एज अ मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम। It means that all incomes and expenses relating to the financial period to which the accounts are related should be taken into the account without regards to the date of receipt and payment. ठीक है, आपने इनकम को अर्न करने के लिए जो जो खर्चे किए हैं वो आपको उससे माइनस करने हैं, भले ही आपने पेमेंट किए हो ना किए हो। ठीक है, हो सकता है मैं फ्यूल उधार का मांग के चलाता हूं, लेकिन इस रेवेन्यू में से तो कम होगा ना। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर पीरियड के ही खर्चे माइनस करने हैं। अगर ये 365 डेज का मेरा रेवेन्यू है तो एक्सपेंसेस भी 365 डेज के ही माइनस करने हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैंने ये खर्चे पे किए हैं या नहीं किए। आपको ये देखना है कि ये 365 डेज का रेवेन्यू अर्न करने के लिए 365 डेज में क्या क्या खर्चे जरूरी थे, उन खर्चों को आप माइनस करोगे, तब आप अपना असली प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। इसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, अब देख रहे हो ना आप किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स का यूज करके हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनको हम किस तरीके से एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो गलत होगी। जैसे सपोज करो एक्सपेंसेस तो मैंने 4000 किया था, लेकिन पेमेंट अभी सिर्फ 3000 की थी। ठीक है, बाकी 5000 जो 1000 है ना, वो मैंने क्या कर दिया, अगले महीने दूंगा, तो इस हिसाब से तो आपका प्रॉफिट 2000 आएगा, जबकि हकीकत में और ये खर्चा सपोज करो 300 डेज का है, तो ये तो गलत हो गया ना। इनकम 365 दिन की, खर्चा 300 दिन का, या उल्टा कर लो इसका वाइस वर्सा। ठीक है, खर्चा पूरे 365 दिन का, इनकम 300 दिन की, दोनों ही केसेस में आपका रिजल्ट गलत आएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो खर्चे करने जरूरी हैं वो आप लिखोगे, भले ही आपने उनका पेमेंट करा है या नहीं करा है उस पर्टिकुलर पीरियड का। ठीक है, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना है। आपने ये गेम खेला होगा, ठीक है, छोटे बच्चे जरूर खेलते हैं। ठीक है, तो मैच करना जरूरी है भाई। तो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड in the same period as the revenue they have to generate। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड और रेवेन्यू अर्न सेम पीरियड के आपको एक दूसरे के साथ मैच करने या माइनस करने, इसके बाद जो आपकी इनकम आएगी वो एकदम एक्यूरेट और सही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपने सुना होगा डुअल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, ये उसी डेबिट क्रेडिट के ऊपर बना है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बना है कि एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट दूसरा क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। इट स्टेट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट, हर डेबिट का क्रेडिट होता है। अगर डेबिट 1000 हो रहा है तो क्रेडिट भी 1000 होगा। ये क्या बोलता है? टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। करके देखें, एक ऐसे ट्रांजिशन करके देखते हैं। आपने कोई भी चीज सोचना थोड़ी देर के लिए, आपने जिद करके घर वालों से जिद करके एक मोबाइल फोन खरीदा। घर वालों से जिद करके आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का। अब सोच के बताओ कैसे दो चीजें अफेक्ट होंगी। आपके घर पे 10,000 का मोबाइल ताजा ताजा इन होगा, और जो ताजा ताजा पैसा भी तो आपके पास से जाएगा, यानी मोबाइल इन तो कैश आउट। अब वो मोबाइल पुराना हो गया तो मोबाइल आउट कैश इन, यानी कि आपने सेल कर दिया। तो ये दोनों संभव हैं। ये कब संभव है दोनों? ये कब संभव है? डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के इक्वल अमाउंट के साथ दो फोल्ड होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, या क्रेडिट तो डेबिट। ठीक है, तो मीनिंग एवरी डेबिट मस्ट हैव अ मैचिंग क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन इंपैक्ट्स द बिजनेस इन टू वेज, व्हाट इज रिसीव्ड एंड व्हाट इज गिवन। इस बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे, दे आर इक्वल। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, द टोटल ऑफ बोथ साइड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर का नाम सुना हो तो जो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें डेबिट का कॉलम होता है और क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक है, जब तक अगर सपोज करो डेबिट आपने 1000 से कर दिया ना, तो जब तक आप क्रेडिट 1000 से नहीं कर देते आगे बढ़ने ही नहीं देगा वो आपको।
चाहे 1000 को इस तरीके से कर सकते हो, 600, 200, 100, 50, लेकिन इन कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट टोटल डेबिट के बराबर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, जब तक आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये चीज है डुअल एंट्री सिस्टम। इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि एसेट्स हमेशा, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी है, एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी है, वो भी डुअल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है। तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, जहां से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एविडेंस कॉन्सेप्ट, एविडेंस प्रिंसिपल या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ, एविडेंस, सबूत, तथ्य के आधार पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जब तक उस चीज का तथ्य आपके पास ना हो, तथ्य मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन, मैं ये अकाउंटिंग टर्म्स में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, वाउचर है, सोर्स डॉक्यूमेंट इनकम बोलते हैं, इसके ऊपर भी हम पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आपने किया, आपने 10,000 का थोड़ी देर पहले मोबाइल खरीदा था, उस मोबाइल को 10,000 में ही खरीदा है, कैसे प्रूफ करोगे आप घर पे? आप उसका बिल दिखाओगे। ठीक है, और ऑन द बेसिस, वैसे ही बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन को तथ्य के आधार पर ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका बिल होना चाहिए, बिल के बेसिस पे वाउचर बनेगा और वाउचर के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी आधार होगा हमारे पास उपलब्ध। कल को आपसे अगर कोई ऑडिटर आता है, कोई रेड पड़ जाती है और आपसे बोला जाता है ये चीज आपने कहां से खरीदी थी, उसका बिल, उसका तथ्य, उसका आधार आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी फैक्चुअल क्लेम, transactions or audit findings must be supported by the unbiased documented proof rather than personal opinions, assumptions or hearsay. It ensures the transparency, prevents manipulation and build our stakeholders confidence. ठीक है, ताकि किसी भी तथ्य का, वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन तथ्यों के आधार पर घोटाले नहीं संभव है, इन तथ्यों के आधार पर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, होता है, क्योंकि ये एक चीज ये भी हमको बता रहा है कि आपके पास तथ्य होना चाहिए, कहां से आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार मैनिपुलेशन यहीं पर होता है, फर्जी काम यहीं पर होते हैं, फर्जी बिल भी तो बनवाए जा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई चीज़ें एमआरपी से कम पे मिलती हैं। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एमआरपी से बहुत कम दामों पे मिलती हैं। ठीक है, अब अगर एमआरपी उस चीज़ का, मैं एक मेडिसिन की बात कर लेता हूँ जिसका एमआरपी 1000 है, आपने सुना होगा मेडिसिन पे 70% तक का मार्जिन होता है। अगर आपने अपने स्टाफ के लिए मेडिसिन मंगाई हैं जिनकी एमआरपी 1000 है और आपने अगर 900 का भी बिल लगाया तो आपको तो सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमआरपी से तो कम पे ही है, लेकिन ये दवाइयाँ मे बी 500 की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है और होता है। ठीक है, एनजीओज वगैरह में भी ये मैनिपुलेशन देखने को मिल जाएगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, वो अलग बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में सब कुछ इन्हीं के बेसिस पे होता है, क्योंकि एक ऑनर सब कुछ नहीं दे सकता। क्या लगता है तुम्हें, मुकेश अंबानी रिलायंस के सारे ट्रांजेक्शन देख रहा होगा? नहीं ना, वो बस क्या कर रहा होगा, बस बेचारा छोटी मोटी चीज़ों को सिस्टम बना रखा होगा और सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस, नॉट ऑन पर्सनल जजमेंट और ओपिनियन के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होती। दवाइयाँ इतनी की होंगी ये बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होंगी, दवाइयों का बिल कितने का इस बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तुम्हें भी पता है दवाइयाँ 500 की हो सकती हैं, दवाइयाँ 800 की हो सकती हैं, लेकिन 900 का बिल है तो 900 का ही। ठीक है, एमआरपी से तो कम का ही है, तो इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन कंपनीज में होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन की ट्रैकिंग बहुत आसान होती है। गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं एनजीओज जो होते हैं, एनपीओज जो होते हैं, उनमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैश में डील की जाती है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कैश ट्रांजेक्शन पर रोक लगे। अभी अयोध्या का रिसेंट केस है, अयोध्या का राम मंदिर का जो घोटाला हुआ है, कि ऐसे बेसिस पे चंदे को इन्होंने मैनिपुलेट किया था। जो चंदा हम लोग, जो हम दान पात्र में डालकर आते हैं, उन दान पात्रों को मैनिपुलेट, मतलब उसकी काउंटिंग में ये सब में गड़बड़ी हुई। अगर यही चीज़ें डिजिटल होती तो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी होती और कहीं ना कहीं मतलब घोटाले कम होते हैं। ठीक है, मेरा एक सुझाव भी है कि दान पात्रों को डिजिटल कर दिया जाए। वैसे तो है, वो तो है ही, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने, जनता के पास, सबके पास दान पात्र नहीं होते ना, सब हमारे दादा दादी सबको चलाना नहीं आता ना इंटरनेट, तो वहाँ दान पात्र रखे होते हैं। तो दान पात्रों में जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं या दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसके साथ गड़बड़ी हुई। ठीक है, और बड़े बड़े घोटाले हुए भाई, क्या ही हो रहा है, घोर कलयुग है ना। तो
अगला क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट या वो बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस भी ट्रांजेक्शन को आपने, जिस भी एसेट्स को, जिस भी एक्सपेंडिचर को जिस प्राइस पे किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये लिमिटेशन भी अकाउंटिंग का आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द लिमिटेशन ऑल्सो, कि हम उस वैल्यू को, उस एसेट्स को उसी प्राइस पे दिखाएंगे जिस प्राइस पे हम उसे लेकर आए हैं, ना कि आज का रेट क्या है। और खासकर गोल्ड के मामले में तो आप बहुत कुछ सुनते होंगे, पिछले एक हफ्ते में गोल्ड का प्राइस बहुत डाउन हुआ है। अब आपने अगर 10 दिन पहले गोल्ड खरीद लिया होगा तो जो आपने जिस प्राइस पे खरीदा होगा उसी प्राइस पे आप रिकॉर्ड करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। आज उसकी वैल्यू क्या है डजंट मीन, बढ़ गई है या घट गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे किस रेट पे दिखाएंगे, जिस रेट पर हम उसको खरीद कर लाए थे, जिसका हमारे पास बिल है, ठीक है, जो हमारे पास प्रूफ है, उसी बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप देख सकते हो एसेट्स के साथ ये टैग लगा हुआ है 10,000 का, हमने जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे दिखाएंगे। कई बार आप ऐसा देखते हो कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी पुरानी वैल्यू दिखेगी, हिस्टोरिकल। द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल इज द फाउंडेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायरिंग। और अगर एक चीज मैं बताऊं, इसका फायदा क्या है, पहले तो फायदा समझो। सर इसका फायदा क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में प्राइस, गोल्ड जैसी चीज है उसके तो प्राइस डेली फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन एसेट्स के प्राइस भी डेली कम ज्यादा होते हैं। अगर डेली कम ज्यादा होते हैं तो एक अकाउंटेंट के लिए भी तो बड़ा हेडेक वाला काम हो गया ना, कि वो तो स्कोर कार्ड जैसे नहीं अपडेट होता है कि भाई 2 रन बने तो स्कोर अपडेट करो, तो वैसा वाला बात हो जाएगी कि एक अकाउंटेंट डेली बेचारा, अगर उसने किसी शेयर में पैसे लगा दिए तो वो तो प्राइस ही चेंज करता रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, पॉसिबल नहीं। इसलिए जिस रेट पे खरीदा और बेचा है वही रेट रिकॉर्ड करना है अपने को, ठीक है। तो प्रिंसिपल रिक्वायरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्विटीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट देयर ओरिजिनल कैश और कैश इक्विवेलेंट परचेज प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करनी है, रादर देन उनकी मार्केट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। मार्केट में तो चेंजेस आते रहेंगे, तो उनसे हमारे डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ता है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, बहुत हद तक आपको इमेज में सब कुछ लिखा हुआ है, और ये बच्चों को ना कई बार कंफ्यूज करता है कि सर ये कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है, ठीक है, नाम से नहीं समझ में आता कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हो गया, प्रूडेंस मतलब क्या हो गया। तो इस मतलब पुरानी जो लोग होते थे, पुरानी सोच, या हम कह सकते हैं ये मान्यता है कि तुम खुद सोचो, एक स्टूडेंट पास होने से डरता है या फेल होने से, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, फेल होने से डरता है। तो फेल होना या फेल, हम टीचर्स भी बच्चों को क्या कह के डरा सकते हैं, बेटा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है ना। जैसे अभी बच्चों को चैट में बोलूंगा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ओके। दीप, है ना, ऋतिक, ओके, तो पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। और क्लास को लाइक करे बगैर ना क्लास में पढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है ना। अरे यार क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अरे देखो कैसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार, ची 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 ची। वैसी वाली सीन है, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया मतलब देखने वाले ज़्यादा हैं और लाइक करने वाले कम हैं, आते हैं और वो मतलब जैसे वो नहीं होता है, झाँक के ताक के और भाग जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बेटा पढ़ लो नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ क्या है, फेल होना हमको ज़्यादा डराती है। बिजनेस में फेल और पास को मैं बोलूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए, हम किस चीज़ से डरते हैं, बताइए किस चीज़ से डरते हैं हम, फेल होने से या पास होने से, फेल होने से, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस से, लॉस से। तो हमें फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसिडर करना चाहिए, एक्सपेक्टेड गेन्स की कोई कदर नहीं। एक्सपेक्टेड अब गेन होगा तो अच्छी बात है ना, पास हो जाओगे इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फेल नहीं हो जाना भाई, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस जो हैं फ्यूचर के, उनको कंसिडर करना चाहिए, इसीलिए आगे चल के हम प्रोविजंस बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने सुना होगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर किसी ने सुना हो तो ये क्या होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। भविष्य में, आज मैं किसी को पैसा उधार मार चुका हूं, मैंने गुड डेट्स और बैड डेट्स आपको पढ़ाए थे अकाउंटिंग टर्म्स में, मैं किसी को पैसा उधार दे चुका हूं, अब मुझे लग रहा है कि वो शायद पैसा लौटाएगा नहीं, तो ये मेरे लिए, इसको मुझे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब वो पता कब चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा। आज 31 मार्च है, मैंने एक बंदे को 1 लाख रुपए दे रखे, आजकल कर रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद वो पैसा नहीं लौटाएगा, या लौटाएगा तो पूरा तो नहीं लौटाएगा, तो जितना पोर्शन नहीं लौटाएगा वो मेरा लॉस होने वाला, उस लॉस को आज ही लॉस मान लो, तुम्हारा फायदा भी है। क्या फायदा है, आज ही अगर लॉस मान लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होकर आएगा, और कम प्रॉफिट पे कम टैक्स देना पड़ेगा, ये बेनिफिट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हमें यही बोलता है कि भाई एक्सपेक्टेड गेन्स को इग्नोर करो, बट एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसिडर करो,
ठीक है, तो एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से कौन डरता है भाई, पास होने से कोई डरता है क्या, नहीं डरते ना, फेल होने से डरते, तो फेल होना, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जिसका डर है उस डर को अभी क्या करो, उस फ्यूचर के लॉस को आज ही लॉस मान लो, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको खर्चा या लॉस दिखा दो, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कम होगा प्रॉफिट तो कम देना पड़ेगा टैक्स। सर फ्यूचर में उसने पैसा दे दिया तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में उसे हम इनकम दिखा देंगे, फ्यूचर में टैक्स दे देंगे, हम तो बच गए ना, ठीक है। तो सर इस हिसाब से तो हम बहुत सारा लॉस दिखा दें, इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, ठीक है, कहते हैं ना आटे में नमक चलता है, नमक में आटा डालोगे तो गवर्नमेंट भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, है ना, तो इतना मत नहीं करना। तो व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, accountants should exercise caution by the recognizing expected losses and liabilities as soon as they are probable, ठीक है, but should not recognize expected gains until they are realized or reasonably certain। जब तक फाइनल ना हो जाए, जब तक रेवेन्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखो एक ये इसके साथ कनेक्ट करना प्रूडेंस के साथ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो क्या बोलता था, जब तक रेवेन्यू रियलाइज ना हो कोई मत, और ये क्या बोल रहा है, अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो लिख लो एडवांस में, इसमें तुम्हारा फायदा है, ठीक है, तुम टैक्स देने से बच जाओगे, तुम्हारा पैसा अगर आज ही आपने देखो, एक तो पैसा भी नहीं आएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, पैसा भी नहीं आएगा, टैक्स भी चला जाएगा, ठीक है। सर आप थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो, चलो समझा दो, ठीक है, आपने सेल किया, दो केस में सेल किया 5 लाख का, ठीक है, अब हम इसमें मान लेते हैं कि ये केस 1 है और एक केस 2 कर लेते हैं, ठीक है, केस 2 में भी आपने सेल किया था 5 लाख का, आपको पता है या आपकी ये समझ लो ये टोटल डिटेल्स है, यही आपकी इनकम है, इस इनकम में आपको लग रहा है कि 50,000 शायद ना आए, 50,000 शायद ना आए, लेकिन यानी कि प्रोविजन आपने बना लिया, एक प्रोविजन बनाया, इसमें नहीं बनाया और इसमें आपने बना लिया, 50,000 आपको ऐसा लग रहा है पैसा नहीं आएगा, अब समझना ये आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये आपका प्रॉफिट आ गया 5 लाख और यहां पर आ गया 4.5 लाख। अब आपने सुना होगा सरकार को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है एट द रेट 30%, 30% टैक्स, इसका कितना होगा 1,50,000, ठीक है, और इसका कितना होगा 15,000 कम कर लोगे तो 1,35,000। मुझे ये बताओ टैक्स कम कहां देना पड़ रहा है इस वाले केस में। सर इसमें आपने 50,000 घटा भी तो दिए भाई मेरे, ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बीडी, ये क्या है, प्रोविजन फॉर या बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये मैंने प्रोविजन बनाया है, मैंने इनकम माइनस नहीं की है, मैंने ये माना कि 50,000 शायद ना आएगा और सच में ही नहीं आया, तो आपको सरकार को टैक्स कितना गया। अब जरा हम इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर, और समझ लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना बचेगा 3,50,000 और ये कितना बचेगा 3,15,000, ठीक है, ये 3,15 बचा। अब फ्यूचर में जाके सच में ही पैसा नहीं आया तो तुम कहां से घटाओगे, ओ बैड डेट्स हो गया, क्या हो गया बैड डेट्स हो गया, बंदा नहीं आया 50,000 लेके। अब मुझे बताओ यहां से कुछ घटाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, यहां से घटाने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा 3 लाख और ये कितना आएगा 3,15। बताओ अगर तुमने आज नहीं घटाया तो फ्यूचर में घटाना पड़ेगा, और फ्यूचर में घटाओगे तो तुम्हारा 15,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो काहे का आ रहा है पता है, टैक्स का ही डिफरेंस आ रहा है, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हो वही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस यहां पर आपको दिख रहा है 15,000 का, ये आप देखो उसी 50,000 का 30% कितना होता है, 50,000 का 30% 15,000 ही होता है, ये वही 15,000 का डिफरेंस है। इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसिडर करो, एक्सपेक्टेड गेन्स को मत करो, क्योंकि वो जब होंगी तब लिख लेंगे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड लॉसेस को नहीं लिखा तो फ्यूचर में हमारे टैक्स का भी लॉस हो सकता है, और ये हमारे लिए एक बिजनेस क्लास के लिए ये फायदे का सौदा है, तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ओके डन। अब मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई, लगभग आज 1.5 घंटे की क्लास हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप देखोगे पूरा अकाउंटिंग का फाउंडेशन इस चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, पूरा अकाउंटिंग का फाउंडेशन इसी चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक है, चलो 2 और पढ़ लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि दो ट्रांजेक्शन विच आर मटेरियल इन फैक्ट, ठीक है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शंस जो फैक्चुअल या हमारे लिए मटेरियल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिससे हमारे डिसीजन चेंज हो सकते हैं, उनको कंसिडर करना है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, या छोटे नॉन मटेरियल फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर
आप 10-10, 20-20 रुपए पे आप तकड़बंदी लगाते रहते हो। जैसे पेरेंट्स का होता है कि बच्चों से हर 5 रुपए 10 रुपए का भी हिसाब मांग रहे हो, और कई बार ऐसा होता है आपने बच्चों को 5000 ट्यूशन फीस दी, उसका हिसाब ही नहीं मांगा। आपको लग रहा है बच्चा कोचिंग जा तो रहा है, अरे जाके तो देखो बड़ा अमाउंट है भाई, ऐसे अमाउंट को आप खुद सबमिट करने जाओ। ठीक है, तो ये पेरेंट्स को हिदायत है। तो कई बार ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं कि बड़े अमाउंट पर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए, छोटे अमाउंट को छोड़ देना चाहिए। बड़े बिजनेस में आपको बड़े बड़े अमाउंट पर, नॉर्मली स्मॉल अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन है नॉट मटेरियल, बट अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है तो वो हमारे लिए मटेरियल होगा। ओनली मटेरियल इंपॉर्टेंट आइटम्स आर रिकॉर्डेड, इमटेरियल आइटम्स कैन बी इग्नोर, या हम कह सकते हैं छोटी छोटी 1-1, 2-2 रुपए की चीजों को आप छोड़ सकते हो, बड़े अमाउंट को नहीं छोड़ सकते। ओनली इंफॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस, जो हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है, द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी डिस्क्लोज और रिपोर्टेड इन द डिटेल। इन अदर वर्ड्स, if an item is material important enough to affect the decision, it must be properly recorded and disclosed. If it is immaterial, too small or insignificant, strict accounting rules may be simplified for practical purpose. ठीक है, हम कह सकते हैं यार कि भाई ऐसी चीजों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है उनको छोड़ दो, या बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन उनको छोड़ दो, लेकिन ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है, उसको रिकॉर्ड करना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए मटेरियल प्रिंसिपल या मटेरियलिटी भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि दोज ट्रांजेक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग या फॉर द यूजर, उनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने लोन कहाँ से लिया, क्यों लिया, ये जरूरी हो सकता है, रादर देन कि आपने पेंसिल कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा। अरे पेंसिल ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा, ठीक है, 2 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, बस इसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा लोन लिया है, कहाँ से लिया है, किस रेट पे लिया है, क्या ज़रूरत थी, वो सब डिस्क्लोज करना, उन पर क्वेश्चन रेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे राम मंदिर में भी अगर 10-20 रुपए की चोरी हुई होती ना, तो वो मटेरियल नहीं था, बट करोड़ों की बात है तो वो मटेरियल फैक्ट है। ठीक है, हमको उसको देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, राम मंदिर की मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही रिसेंट का ताज़ा केस, जब मैंने भी सुना तो एज अ सनातनी मुझे भी ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि यार वहाँ जो लोग बैठे हैं, क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा जो मतलब हमारी आस्थाओं के साथ खेला है उन्होंने, वालों को फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें पेनाल्टी का ये है कि आप उनको बस पेनाल्टी दोगे, जेल में डालोगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, देखा जाए तो वो भी एक बड़ा अपराध है। ठीक है, माना कि पैसे के साथ जो अपराध है उसमें कोई मतलब मौत की सज़ा नहीं है, फांसी की सज़ा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे लोगों को क्यों बिठाला आपने? थोड़ा तो वो होना चाहिए, पता नहीं यार क्या है। तो क्या ही कहें, कलयुग है ना कहा। द लाइफ ऑफ अ बेनिस, बेचारे कई लोग राम मंदिर बनवाने के लिए मर गए, और कुछ लोग जो बचे, तो ऐसे लोग बचे कि उनको बिठाला, साले वो पैसा खा गए। ठीक है, मेरा बच चले तो पहले कुटाई तो करो उनकी अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, द लाइफ ऑफ द बेनिस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि यार हमारा बिजनेस, अब देखना ये किस तरीके से एक्सटेंड करता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था कि बिजनेस इन्फिनाइट लाइफ तक चलेगा। अब ये उसी को और एलिब्रेट करता है कि इन्फिनाइट लाइफ तक चलेगा, तो हमको रिजल्ट क्या इन्फिनाइट हम लोग वेट करते रहेंगे कि जब बंद होगा तब हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। आप स्कूल में डे 1 से पढ़ रहे हो, क्या आज तक आपने एग्जाम ही नहीं दिया कि आपका रिजल्ट रेडी नहीं हुआ? हुआ, हर साल रेडी हुआ। पहली क्लास, दूसरी क्लास, आज आप 11th में हैं तो 10th तक के रिजल्ट आपके रेडी हो चुके हैं। उससे क्या समझ में आया? उससे हर साल हमारा इवेल्यूएशन होता है, तो हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले हम सुधारने का मौका हमको मिलता है कि अगर हमने 9th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो 10th में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसीलिए बिजनेस को भी, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, बिजनेस तो इन्फिनाइट चलता रहेगा, तो उसको एक फिक्स इंटरवल में उसकी अकाउंटिंग जरूरी है। आपने देखा होगा बड़ी कंपनीज की अकाउंटिंग तो साल भर में 4 बार होती है। ठीक है, याद रखने का तरीका है जूनियर एसडीए। ठीक है, एसडीए मतलब जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, क्वार्टरली अकाउंटिंग होती है, ताकि हर क्वार्टर में एक इन्वेस्टर को पता चल सके कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या खराब। साल में एक बार पता चलेगा तो मेरे पास कम टाइम रहेगा पैसा निकालने का। हर क्वार्टरली में अगर मेजर करता रहूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरी कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। तो हम ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही कहता है कि बिजनेस तो इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा, आप उसको एक फिक्स इंटरवल में तोड़कर उसके रिजल्ट्स रेडी करो, ताकि पता चल सके कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो या बेकार परफॉर्म कर रहे हो। तो द लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू द फिक्स अकाउंटिंग पीरियड
सच एज अ मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है, सो दैट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट कैन बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड रेगुलरली। सिंपली डेफिनेशन, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अ बिजनेस प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर a specific period of time such as 1 year, provided timely information to the user, ताकि यूजर वाइजली डिसीजन ले सके, सही समय पर सही डिसीजन ले सके। द लाइफ ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट इज 1 year या 1 month या 1 quarter, ठीक है, क्वार्टरली आप रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, जैसे 2023 का प्रॉफिट, मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करता हूँ, 50 लाख था एक कंपनी का, यहाँ पे 60 लाख एक कंपनी का, 70 लाख है। तो क्या समझ में आ रहा है, ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ये उल्टा हो जाए, ठीक है, अगर ये 70 लाख से उल्टा होकर ये 60 लाख से 30 लाख पे चला जाए, तो भैया ये क्या हुआ, कंपनी ऊपर जाके नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि देखो कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप इस कंपनी में आपका जो इन्वेस्टर का जो पैसा लगा है, इन्वेस्टर को समझने का मौका इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, या ये प्रिंसिपल मदद करता है, इससे हमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। इसलिए सभी कंपनियां अपनी अकाउंटिंग नॉर्मली एनुअली तो करती ही करती हैं, हाफ ईयरली भी करती है। ठीक है, ओके। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी तक हमने, जैसा कि हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूल बेस्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो नॉर्मली रूल बेस्ड ही है। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए, अगर आपको किसी चीज में आप स्पेसिफिकली आपको नॉलेज चाहिए ना, कि सर ये बताओ मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, ठीक है, मुझे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, ठीक है, एसेट्स कितने मेथड्स हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो अभी तक आपने कुछ बताया नहीं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, ऐसा कि मैं किस तरीके से ट्रीट करूं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलती है, कि किसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, कैसे वैल्यूएशन करना है, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने मेथड्स होंगे, ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको एएस भी बोलते हैं, और इंडिया में इनको अब इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग अथॉरिटीज। जैसे कि इंडिया में ये अथॉरिटी कौन है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, to ensure that the financial statements are prepared in a uniform and consistent, transparent and reliable manner में प्रिपेयर हों। ये चीज कौन इंश्योर करवाता है, हमारे यहाँ की जो अकाउंटिंग ऑथराइज बॉडी है, जो कि आईसीआई है, और इससे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में प्रिस्क्राइब करवाती है, जिसके लिए एएसबी भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सजेशन सुझाव देता है आईसीआई को, और आईसीआई क्या करता है, आईसीआई फिर जो नोटिफाई करवाता है हमारे नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन रूल्स दैट गाइड हाउ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड, मेजर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, थ्रू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी जिसको बोलते हैं, आप याद रखना, इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एएसबी जो है, एएसबी के थ्रू अनाउंस कौन करता है, ये इशू कौन करता है, आईसीआई अनाउंस करता है। फॉर कंपनीज, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर कौन सा एएस एप्लीकेबल होगा, ये डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको एमसीए बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइज दीज स्टैंडर्ड्स मेकिंग देम लीगली एप्लीकेबल वेयर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इन एएस को यूज करेंगे या करना ही पड़ेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने यहाँ पर नोटिफाइड करता है अपनी वेबसाइट पर या अपने सिस्टम में, या जो भी है नोटिफिकेशन के थ्रू, कि कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को एएस को यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या जरूरी है, क्या कॉन्सेप्ट्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब दैट अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द रिकॉग्निशंस। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, खर्चों को वगैरह वगैरह, मेजरमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बैलेंस शीट और P&L या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग
ठीक है, डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलता है। दे आर प्रिस्क्राइब टू फॉलोड in preparing and presenting the financial statement so that the financial statement produces and presented are based on common rules and principles for a better understanding by the users. In brief, accounting standard operate with the concept that underlying rules and procedures followed by the enterprises are common. सभी इंटरप्राइजेस जो कॉमन एक ग्रुप के हैं उन सब के ऊपर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल किया जाता है या यूज किया जाता है ताकि उनकी जो अकाउंटिंग है वो एकदम कंपेरेबल और रिलायबल हो सके। ये इंश्योर करवाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं तो लोग अपने अपने मेथड्स यूज करेंगे, हर इंसान अपना मेथड अपना प्रोसीजर फॉलो करने लगेगा, हर कंपनी, तो इससे क्या होगा, कंपैरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है कौन कौन सी कंपनी के ऊपर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले दे आर ऑथोरिटेटिव गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग। ऑथोरिटेटिव गाइडलाइन है, आईसीआई ने अनाउंस की है। अगर आईसीआई ने बोला कि इन कंपनीज को ये एएस यूज करने पड़ेंगे तो पड़ेंगे भाई साहब। ठीक है, दे इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी। इसी से क्या पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर जैसे टेलीकॉम सेक्टर है तो टेलीकॉम सेक्टर की अकाउंटिंग एक जैसी कब दिखेगी, जब टेलीकॉम सेक्टर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसे होंगे। ठीक है, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, फिर नॉर्मल कंपनीज हो गई, तो ये सब में यूनिफॉर्मिटी तभी संभव है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसे होंगे। दे प्रोवाइड द कंसिस्टेंसी इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी सबको, जैसे जैसे मैंने बोला कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबको जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। दे इंप्रूव द कंपेरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेबिलिटी कब पॉसिबल है, जब हम सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कराएंगे या सभी की कंपनीज के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होंगे, तभी उनको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे एयरटेल को जियो के साथ कंपेयर किया जा सकता है, यस, क्योंकि बोथ आर फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर और इंडिया की दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं तो दोनों के ऊपर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते होंगे। ठीक है, दे एनहांस टू रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इससे कहीं ना कहीं भरोसा, विश्वसनीयता और गोपनीयता, या हम कह सकते हैं भरोसेमंद, भरोसा करने योग्य वो कंपनियों के डेटा होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने क्यों, मैं बोल सकता हूं क्यों मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट लाया, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लाने का। तो सबसे पहला है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। हर इंसान अपने अपने हिसाब से कर रहा है, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से कर रही है, इन चीजों से बचने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए और एक पर्टिकुलर सेक्टर वाइज हमने उनको बोल दिया कि इन कंपनीज के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होंगे ताकि मन मर्जी खत्म हो जाए। दूसरा, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब सभी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम मैनर में होंगे तो समझना आसान होगा। ठीक है, दूसरा, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। ठीक है, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो सभी पर सिग्निफिकेंटली अप्लाई हों, अडॉप्ट करें, इसलिए जरूरी है। दूसरा, फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, ये इंश्योर करने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया। और एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंपैरिजन होगा तो, और जब सब एक जैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं भरोसेमंदता या हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी, उसके ऊपर भरोसा ज्यादा होगा, क्योंकि अब मन मर्जी कम होगी। नहीं तो मन मर्जी में क्या होता है, भरोसा कहीं ना कहीं कम हो जाता है, सबको जैसा जो अच्छा लगा होगा उसने उसके हिसाब से कर लिया होगा। तो ये चीज हो गई। आगे यूटिलिटी क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूटिलिटी यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, उपयोगिता क्या है, तो यूनिफॉर्मिटी, सभी कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग करेंगी। इंप्रूव द कंपैरेबिलिटी, जब एक जैसी अकाउंटिंग करेंगी तो ऑटोमेटिकली कंपेयर करना आसान हो जाएगा। इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं उन पर भरोसा बढ़ जाएगा। एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, जब सारी कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग करेंगी तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आ जाएगी, एक सेम मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। और प्रमोट द कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, सब में कंसिस्टेंसी, एक जो लगातार सततता, जो एक जैसा मेथड यूज करने का जो हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी भी फॉलो होगा कहीं ना कहीं से। तो प्रमोट द कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, बार बार नहीं बदलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है बार बार आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस तो वैसे ही बोलते हैं, आप बार बार मेथड चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई ऐसा तो नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप जो अकाउंटिंग करोगे वो 100% ट्रू एंड फेयर होगी, ऐसा नहीं होगा। मे बी मैनिपुलेशन पॉसिबल है। डू नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट। भाई अगर ऐसा होता तो फिर तो सीए, सीएमएस, सीएस, सीपीए इनकी जरूरत ही नहीं होती। इनकी जरूरत है क्योंकि आपने जो अकाउंटिंग की है, ठीक है, आपने कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कैग के बारे में सुना होगा। अगर अकाउंटेंट सब कुछ फॉलो कर रहा है, वो शपथ भी लिख के राइटिंग में भी दे देगा
कि मैंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपरली फॉलो किया है, सारे प्रिंसिपल्स प्रोसीजर सब फॉलो किए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया होगा, इसके बाद भी आपका ऑडिट होता है, प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ती है। कैन नॉट कवर एवरी पॉसिबल बिजनेस सिचुएशन, ठीक है, हर बिजनेस सिचुएशन को आप कवर नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ठीक है। मे बिकम आउटडेटेड ड्यू टू द चेंजेस इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी एआई आ गया, अब एआई की बेसिस पर हो सकता है कुछ नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी चीज में, किसी सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना पड़े, तो समय के साथ साथ करना पड़ता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2017-18 से चेंज हुए, ठीक है, 2013 में ही आ गए थे वो, लेकिन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। तो फिर कंप्लाइंस में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करते करते हमारी कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, हमें एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट्स की मदद लेनी है, इनसे कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी ओवरऑल अगर ये इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इतना पेचीदा अगर अकाउंटिंग होगा तो सीधी सी बात है, सीए सीएमए सीएस और सीपीए वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी, तो कंपनी इनको भाई हाई पैकेज और हाई सैलरी देगी, तो कहीं ना कहीं इनसे हमारा कॉस्ट भी तो बढ़ ही रहा है ना। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में लीड्स टू द वेरिएशन इन प्रैक्टिस, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद से चीख चीख कर नहीं बोलता कि ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, वो सिर्फ राइटिंग में है, लिखित में है, अब उनको जिसने जैसा समझ लिया वैसा इंटरप्रेट कर लिया, ये भी एक लिमिटेशन हो सकता है। अब आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि आईएफआरएस की तरफ। आईएफआरएस क्यों लाए गए थे पहली बार? आईएफआरएस का फंडा जो है, जिसका जैसे कि इसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आजकल तुमने देखा होगा ड्यू टू द इंटरनेट द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल विलेज। क्यों बोलते हैं ऐसा? यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि एक इंडियन बंदा अमेरिका के बंदों के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिकन इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, और सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आजकल ऐसा हो गया जैसे इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इंडिया में भी उसका असर है, इंडिया में कुछ होता है तो बाहर भी कुछ असर है। तो सब इंटरनेट की वजह से, ये सब सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से मतलब भी रख रहे हैं। अब मतलब रख रहे हैं तो फाइनेंशियली भी मतलब रख रहे होंगे, बाहर की कंपनियां इंडिया की कंपनियों से मतलब रख रही होंगी, इंडिया की कंपनियां बाहर की कंपनियों से मतलब रखती होंगी। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने आईएफआरएस बनाया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, सो दैट दुनिया में अकाउंटिंग एक जैसी हो सके। हम जिस नज़रिए से टीसीएस को देखते हैं उसी नज़रिए से हम गूगल को भी देखें, ठीक है। गूगल जिस नजर जैसे अमेरिका के लोग गूगल को देखते हैं उसी नज़रिए से टीसीएस को भी देखें। ये तभी संभव है जब दोनों आईटी सेक्टर की कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग करें, एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आईएफआरएस लाया गया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB to ensure the transparent, consistent and comparable financial reporting across the countries, ठीक है, in the whole world, ठीक है। जितनी भी दुनिया में कंपनीज हैं, कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज हैं, वो सब एक जैसी अकाउंटिंग करें ताकि वो कंपेरेबल हो सके। IFRS आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट प्रोवाइड द कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इशूड बाय द IFRS आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम IASB बोलते हैं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वहां पर IASB है। IFRS इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो तुमको क्या लगता है IFRS हम फुल्ली यूज करते हैं? नहीं, इंडिया हर चीज का जुगाड़ ढूंढ लेता है, ठीक है। इंडिया ने देखा कि भाई IFRS को ध्यान में रखे ही IFRS की बेस पे हमारे एक इंडिया की पहचान भी हो जाएगी। मोदी जी ने बनवा दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा? India has not adopted IFRS directly. Instead of followed the Indian accounting standard, India's which are largely converge with the IFRS. मतलब IFRS को ही हमने रूपांतरित करके इंडियस बना लिए एंड आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नोटिफाइड भी कर दिया। यानी अब इंडियन कंपनीज जो अकाउंटिंग करेंगी वो कहीं ना कहीं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को यूज करके करेंगी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो और साथ में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करेंगी और ऑटोमेटिकली वो किस जैसी बन जाएगी? IFRS जैसी बन जाएगी। तो हम IFRS को हम लोग नॉर्मली एज इट इज यूज नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS क्या था? टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस द कंट्री, सब सारी कंपनियां दुनिया में जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, सब एक जैसी अकाउंटिंग करें। टू इंप्रूव द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भाई TCS और गूगल दोनों, अगर TCS एंड गूगल, ठीक है, दोनों आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, तो जैसे गूगल को लोग देखते हैं अमेरिका के लोग, वैसे टीसीएस को देखें, जैसे इंडिया के लोग टीसीएस को देखते हैं वैसे गूगल को देखें, तो ये पॉसिबल हो सके। दूसरी चीज, टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कंपनियां कोई भी हो, कहीं की भी हो, सबकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। दूसरी चीज, टू प्रोवाइड द रिलायबल एंड हाई क्वालिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो हमारे पास। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस, ठीक है।
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस, बाहर की कंपनियां इंडिया की कंपनियों में, इंडिया की कंपनी बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकें आसानी से, सरलता से, सेम पर्सपेक्टिव के साथ। ये पॉसिबल हो सकता है जब हम सभी आईएफआरएस को फुल्ली एप्लीकेबल करें अपनी कंट्री में भी और बाहर की कंट्रियों में, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड है। आईएफआरएस क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड, ये मैं अभी आपको डिफरेंस में पढ़ाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो हमने प्रिंसिपल्स पहले पढ़ चुके हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है, इनको मान्यता मिली हुई है। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पारदर्शिता और हिसाबदेही मेंटेन करते हैं। एंड एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये गूगल और टीसीएस में कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब हम आईएफआरएस दोनों जगह पर यूज करते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इससे क्वालिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है, गुणवत्ता और भरोसेमंद, ठीक है, दोनों भरोसेमंद मतलब रिलायबल मतलब कहीं ना कहीं उस पर विश्वसनीय तभी बड़े होगा जब हम आईएफआरएस को यूज करते हैं। तो आईएफआरएस का ये फीचर है कि वो इंप्रूव करता है क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। दोनों के बीच में डिफरेंस इसलिए जरूरी है कि आपको क्या समझ में आया कि एएस और आईएफआरएस दोनों में क्या बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो सबसे पहले चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनका ये नाम हो गया, ठीक है, विद आईएफआरएस, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे आईएएसबी। जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा ये डिसाइड करता है एमसीए, बट बनाता कौन है? आईसीएआई, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यूज इन मेनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जबकि नॉर्मली इंडियंस की जब बात होगी तो ये सिर्फ कहां यूज होंगे? इंडिया में यूज होंगे। पर्पस की बात करें तो टू इंश्योर द ग्लोबल कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईएफआरएस का मानना यह है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी कंपनी हो, सबको एक नजरिए से देखा जाए। अगर एक आईटी सेक्टर की कंपनी है तो वर्ल्ड वाइड उसको देखने का नजरिया एक जैसा हो, ये आईएफआर इंश्योर करता है। जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू अलाइन इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद आईएफआरएस व्हाइल मीटिंग इंडियन लीगल एंड इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल रेगुलेशन, जबकि गवर्न्ड बाय द इंडियन लॉज एंड रेगुलेशंस। इंडिया किससे गवर्न होते हैं? इंडियन गवर्नमेंट उसको देखेगी। जबकि आईएफआरएस ग्लोबली देखे जाते हैं। मॉडिफिकेशन की बात करें तो ओरिजिनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये, जबकि बेस्ड ऑन आईएफआरएस। जबकि अगर इंडिया की बात करूं तो बेस्ड ऑन आईएफआरएस विद अ सर्टेन कर्व आउट्स एंड कर्व इन्स टू सूट इंडियन कंडीशंस। इंडिया की दशाओं को, इंडियन कंडीशन को ध्यान में रख के कुछ चीजों को सुधारा, तोड़ा मड़ोड़ा गया है अपने हिसाब से। कंप्लायंस की बात करें तो रिक्वायर्ड इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड आईएफआरएस, ठीक है, जो अडॉप्ट कर चुकी हैं आईएफआरएस को टोटली, उनको फॉलो करना जरूरी है। जबकि रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज नोटिफाइड अंडर द इंडियस फ्रेमवर्क इन इंडिया, ठीक है। ये इंडियस किस पर? जो इंडियस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिन जिन कंपनीज को अलाउ किया है या जिनके लिए बोला है कि आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे, जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी है, उनको इंडिया से यूज करने पड़ेंगे। और आईएफआरएस जिन जिन कंट्रीज में जहां पर आईएफआरएस सरकार ने बोल दिया, नोटिफाइड कर दिया कि आप, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन सपोज करो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसको तो वैसे भी कुछ नहीं आता है ना। तो अगर पाकिस्तान को मतलब वो सीधी सी बात में अमेरिका भागता रहता है, कभी यूएई भागता रहता है। तो अगर वहां पर आईएफआरएस यूज हो रहे हैं तो आईएफआरएस मतलब उस कंट्री में आईएफआरएस अगर सरकार ने बोल दिया है कि आपको यूज करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात करें तो आईएफआरएस ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इंडिया ने जो इंडेक्स बनाए हैं वो सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, तो प्राइमरी यूज इन इंडिया। अगर कोई बाहर की कंट्री भी करना चाहे तो कर सकती है, जैसे हमारा यूपीआई कर रहे हैं बहुत सारे देश, तो इस तरीके से आप दूसरी भी कंट्रियाँ यूज़ कर सकती हैं अगर हम अलाउ करते हैं तो, ठीक है, या हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन होगा तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से फॉर फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मटेरियल, फ्री क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्री टेस्ट सीरीज स्पेशली, यहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। आपने जो अभी तक पढ़ाई की उस पढ़ाई में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है प्रज्ञान कॉमर्स के नाम से। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर हमारी टीम से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। अगर आपको और भी कोई कॉमन क्वेरी है, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे वीडियोस पर चैट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगला हमारा कल का क्लास होगा क्लास 12th अकाउंटेंसी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन और मिलेंगे कल।
ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और कोई भी डाउट हो तो हम अवेलेबल हैं। आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवालों के जवाब मुझसे जान सकते हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुछ देर बाद। वहाँ से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8 बजे। बाय बाय।